आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। सवाल जो भारत के बनने के साथ ही खड़ा हुआ और आज भी लाखों लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। आखिर भारतीय नागरिक कौन है? हम खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 5 और 9 को देखेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत दोहरी नागरिकता को क्यों नहीं मानता, मतलब क्यों से लेके इतना सख्त रवैया है। बिल्कुल, और इसके लिए हमने काफी सारे स्रोत देखे हैं, है ना? हाँ, काफी कुछ, जैसे आई प्लीडर्स, कानूनपीडिया जैसे कानूनी ब्लॉग्स हैं, टेक्स्ट बुक, विकिपीडिया के लेख भी हैं, फिर ज्ञान अभियान यूट्यूब चैनल की कुछ बातें, और सबसे जरूरी संविधान का भाग 2, नागरिकता अधिनियम 1955 और राज्यसभा के कुछ जवाब भी। सही। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि जब देश बना वो उथल-पुथल का दौर था, तब नागरिकता कैसे तय हुई, और ये अनुच्छेद 9 ये क्यों कहता है कि भाई अगर बाहर की नागरिकता ली तो भारत की गई। और आज जब इतने सारे भारतीय दुनिया भर में हैं, तो इस नियम के मायने क्या हैं? और देखिए, ये सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि नागरिकता सिर्फ एक पहचान का ठप्पा नहीं है, ये असल में अधिकारों की चाबी है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय नागरिकों को संविधान कुछ ऐसे मौलिक अधिकार देता है जो विदेशियों को नहीं मिलते, जैसे अनुच्छेद 15 है भेदभाव के खिलाफ, या अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी वगैरह। ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। सही कहा। और सिर्फ नागरिक ही तो देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज। हाँ, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब नागरिकता से ही तो जुड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, अनुच्छेद 5 को अगर ठीक से समझना है तो थोड़ा सा पीछे जाना होगा इतिहास में। सोचिए जरा, 1947 से 1950 का वो वक्त, देश का बंटवारा हो रहा था। हाँ। भारत और पाकिस्तान बन रहे थे, लाखों लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, माहौल बहुत ही अनिश्चित था। हाँ, वो अफरा तफरी का माहौल, उसमें ये तय करना शायद सबसे बड़ा चैलेंज था कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ, आखिर इस नए देश का नागरिक माना किसे जाएगा। एकदम सही। और इसी खास असाधारण स्थिति की वजह से दुनिया के कई देशों से अलग भारत ने क्या किया कि शुरुआती नागरिकता के नियम संसद पर नहीं छोड़े, उन्हें सीधे संविधान में ही डाल दिया, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि उस वक्त ये मुद्दा कितना बुनियादी, कितना अहम समझा गया था। तो फिर ये अनुच्छेद 5 कहता क्या है? कौन बना भारत का नागरिक उस दिन? देखिए, अनुच्छेद 5 ने नागरिकता के लिए एक, कह सकते हैं, बुनियादी शर्त रखी, व्यक्ति का भारत में अधिवास होना, डोमिसाइल। अधिवास, डोमिसाइल, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ रहना? नहीं, सिर्फ रहना नहीं। अधिवास का मतलब है उस जगह को अपना स्थायी घर मानना, मतलब पक्का घर, और वहाँ अनिश्चित काल तक, मतलब हमेशा के लिए वही रहने का इरादा रखना। ये इरादा बहुत जरूरी था। अच्छा, तो ये सिर्फ टेम्पररी रहना नहीं था, एक परमानेंट इंटेंशन चाहिए था। बिल्कुल। कई शुरुआती अदालती मामलों में भी, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम नारायण का केस था 1954 का, इसी बात पर जोर दिया गया। अधिवास वो जगह है जिसे आप अपना परमानेंट ठिकाना मानते हैं, जहां लौटने का इरादा रखते हैं। और ये इरादा साबित करना पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। एक ईरानी नागरिक का मामला था, मोहम्मद रजा देबस्तानी बनाम बॉम्बे राज्य, 1966 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भले ही 5 साल से ज्यादा रह रहा हो, लेकिन अगर वो बार बार अपना वीजा बढ़वा रहा है तो ये दिखाता है कि उसका भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा नहीं है। अच्छा, तो अधिवास पहली और सबसे जरूरी शर्त हो गई। इसके साथ और क्या चाहिए था? अधिवास के साथ 3 और शर्तें थी, जिनमें से कोई एक पूरी करनी होती थी। ध्यान दीजिएगा, तीनों नहीं, सिर्फ कोई एक। ठीक है। पहली, या तो वो व्यक्ति खुद भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो। ओके। दूसरी, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। या फिर तीसरी, संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से वो सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो। मतलब अधिवास तो चाहिए और साथ में इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाए तो वो नागरिक बन गया। हाँ, बिल्कुल। अब्दुल सत्तार हाजी इब्राहिम पटेल वाला जो केस था 1964 का, उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि ये तीनों शर्तें वैकल्पिक हैं, ऑप्शनल है। लेकिन कहानी शायद इतनी सीधी नहीं थी। आपने कहा बंटवारे का असर था। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 5 अकेला खड़ा नहीं था, इस पर कह सकते हैं अनुच्छेद 7 और 9 जैसे दूसरे प्रावधानों का साया था।
ये बंटवारे की जो असलियत थी उसको ध्यान में रखकर बनाए गए थे। हाँ, ये अनुच्छेद 7 का जिक्र आता है अक्सर। इसे नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज कहते हैं शायद। इसका क्या मतलब है? नॉन ऑब्स्टेंटे का सीधा मतलब होता है किसी दूसरी बात के होते हुए भी, मतलब ये ओवरराइड करता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि अनुच्छेद 5 या 6 में चाहे कुछ भी लिखा हो, अनुच्छेद 6 वो था जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए था। हाँ। तो 5 या 6 में कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अरे हाँ, कुछ अपवाद थे, जैसे कोई परमिट लेकर वापस आ गया हो, वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा नियम यही था। बाप रे। मतलब पाकिस्तान जाने का फैसला इतना बड़ा माना गया कि वो भारत में जन्म या पुराने निवास पर भी भारी पड़ गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बंटवारे ने नागरिकता के नियमों को कितनी गहराई से बदल दिया था। एक केस था कुलथिल मामू बनाम केरल राज्य 1966 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन तारीखों के महत्व को समझाया था। 26 जनवरी 1950 अनुच्छेद 5 के लिए, 19 जुलाई 1948 ये अनुच्छेद 6 की कट ऑफ तारीख थी, और 1 मार्च 1947 ये अनुच्छेद 7 की। कोर्ट ने ये भी कहा था कि देखिए, अनुच्छेद 5 में तो अधिवास की शर्त थी, लेकिन 6 और 7 में ये शर्त जानबूझकर नहीं रखी गई थी। अच्छा, और अनुच्छेद 9 का क्या रोल था इस सब में? क्या वो भी अनुच्छेद 5 को ओवरराइड कर सकता था? हाँ, कर सकता था और करता था। कुछ पुराने अदालती फैसले थे जिन्होंने ये साफ किया था, जैसे फिरोज मेहरुद्दीन का केस था 1960 का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 5 के तहत मिली नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाद में अनुच्छेद 7 के दायरे में आ जाता है, मतलब पाकिस्तान चला जाता है, या अनुच्छेद 9 के दायरे में यानी विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो अनुच्छेद 5 वाली नागरिकता खत्म हो सकती है। खत्म हो सकती है मतलब वो शुरू से ही खत्म मानी जा सकती है, रेट्रोस्पेक्टिवली, जिस तारीख को उसने वो कदम उठाया, जैसे विदेशी नागरिकता ली। अच्छा, तो अब आते हैं अनुच्छेद 9 पर। हाँ। ये आज भी इतनी बहस में रहता है, खासकर प्रवासी भारतीयों के लिहाज से। हाँ। ये साफ साफ क्या कहता है? अनुच्छेद 9 बहुत सीधा और सख्त है। ये कहता है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा या अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत नागरिक नहीं समझा जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। सीधी सी बात, भारत एक समय में एक ही नागरिकता को मान्यता देता है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं। इसमें ये स्वेच्छा से, वॉलंटरली शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल, ये शब्द ही इस पूरे अनुच्छेद की जान है। नागरिकता तभी खत्म होगी जब किसी ने जानबूझकर, अपनी मर्जी से, सोच समझकर किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हो और उसे हासिल किया हो। मतलब अगर किसी को अपने आप मिल गई, जैसे जन्म से? नहीं, अगर किसी पर नागरिकता थोपी जाती है या अपने आप मिल जाती है किसी कानून की वजह से, जैसे जन्म के आधार पर कहीं और, तो अनुच्छेद 9 सीधे तौर पर लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप किसी दूसरे देश का पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो उसे आमतौर पर नागरिकता का स्वैच्छिक अधिग्रहण, मतलब वॉलंटरी एक्विजिशन ही माना जाता है। अच्छा, तो मतलब किसी दूसरे देश का पासपोर्ट लेना ही काफी है ये मानने के लिए कि भारतीय नागरिकता गई? हाँ, काफी हद तक। नागरिकता नियम है 1956 के, उनकी अनुसूची 3 नियम 3 यही कहता है, जिस पल कोई भारतीय स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता कानून की नजर में समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिकली। और ये नियम संविधान लागू होने के बाद वालों पर ही लागू हुआ या पहले वालों पर भी? नहीं, ये पहले वालों पर भी लागू हुआ। एक केस था राज्य बनाम शाह मोहम्मद 1969 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने संविधान लागू होने से पहले भी, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले भी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली थी, तो वो बाद में अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारतीय नागरिकता का दावा नहीं कर सकता था। सरकार का स्टैंड भी इस पर एकदम क्लियर है, राइट? हाँ, एकदम। फरवरी 2020 में राज्यसभा में सरकार ने फिर से यही बात दोहराई थी कि संविधान का अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 दोनों ही दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देते, और भारत का किसी भी देश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है जो दोहरी नागरिकता देता हो। ठीक है, संविधान ने तो बस शुरुआत की, नागरिकता तय की, पर बाद में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, इसके नियम कौन बनाएगा? हाँ, यहीं पर अनुच्छेद 11 आता है। संविधान ने ये शक्ति संसद को दे दी।
अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता के अधिग्रहण मतलब कैसे मिलेगी और समाप्ति कैसे जाएगी और नागरिकता से जुड़े बाकी सभी मामलों पर कानून बना सकती है। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया? बिल्कुल, इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, जो आज भी लागू है और उसमें समय समय पर बदलाव भी हुए हैं। और इस 1955 वाले कानून का अनुच्छेद 9 से क्या कनेक्शन है? इस कानून की जो धारा 9 है वो बिल्कुल वही बात दोहराती है जो संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये कानून ये भी बताता है कि नागरिकता और किन तरीकों से मिल सकती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से या देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन से, और ये भी कि नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है, खुद छोड़ने पर, त्याग, धारा 9 के तहत समाप्त होने पर या सरकार द्वारा कुछ खास वजहों से वंचित किए जाने पर। अच्छा, मान लीजिए इस बात पर कोई झगड़ा हो जाए कि किसी ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ली है या नहीं, तो इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट? नहीं, यहीं पर एक खास बात है। भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी केस था 1986 का। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है, हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट का नहीं। अरे वाह, ये तो अहम बात है। हाँ। और एक सवाल और, क्या संसद जो कानून बनाएगी वो अनुच्छेद 5 में जो शर्तें लिखी हैं उनको बदल सकती है, मतलब संविधान की बात को? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ का केस था 2006 का दिल्ली हाई कोर्ट का। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 5 तो सिर्फ संविधान शुरू होने के समय के लिए था, मतलब कमेंसमेंट के लिए। अनुच्छेद 11 जो संसद को शक्ति देता है वो कहीं ज्यादा व्यापक है और संसद उस शक्ति का इस्तेमाल करके जो कानून बनाएगी वो अनुच्छेद 5 पर भी भारी पड़ सकता है। मतलब संसद चाहे तो नागरिकता की शर्तें बदल सकती है, जो उसने किया भी है समय समय पर। अब आते हैं आज के दौर में। यूएन की 2018 की रिपोर्ट थी, तभी 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय विदेश में रह रहे थे। अब तो ये संख्या और भी ज्यादा होगी। तो ये जो अनुच्छेद 9 है, इसका इन करोड़ों लोगों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये आज के समय का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा है। बहुत से भारतीय हैं जो बाहर काम कर रहे हैं या वहीं बस गए हैं। उन्हें कई बार प्रोफेशनल या पर्सनल वजहों से दूसरे देश की नागरिकता लेनी पड़ती है या वो लेना चाहते हैं, लेकिन अनुच्छेद 9 की तलवार लटकी रहती है। हाँ। उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है, जिससे उनका एक गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ता होता है। ये उनके लिए आसान नहीं होता। लेकिन सरकार ने इसका कुछ हल निकालने के लिए OCI कार्ड शुरू किया था ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसे तो कई लोग एक तरह की ड्यूल सिटीजनशिप लाइट मानते हैं। हाँ, OCI एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे दोहरी नागरिकता समझना बिल्कुल गलत है। ये नागरिकता है ही नहीं। इसके नाम में सिटीजनशिप शब्द है, पर ये नागरिकता नहीं देता। अच्छा, तो फिर ये है क्या? OCI कार्ड धारकों को कई फायदे जरूर मिलते हैं, जैसे उन्हें भारत आने जाने के लिए जीवन भर का वीजा मिल जाता है। आर्थिक शैक्षणिक मामलों में उन्हें NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस के बराबर अधिकार मिल जाते हैं। वो भारत में खेती की जमीन छोड़कर बाकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रख सकते हैं। ये तो काफी कुछ है। फिर कमी कहाँ है? क्या नहीं मिलता? सबसे बड़ी बात जो नहीं मिलती वो है राजनीतिक अधिकार। OCI कार्ड वाले भारत में वोट नहीं डाल सकते। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, मतलब वो कानूनी तौर पर भारत के नागरिक नहीं माने जाते। समझ गया। वो विदेशी नागरिक ही रहते हैं जिन्हें भारत ने कुछ खास सहूलियतें दे रखी हैं। तो OCI कह सकते हैं एक बीच का रास्ता है। भारत अपने प्रवासी लोगों से जुड़ाव भी रखना चाहता है, उन्हें सुविधाएं भी देना चाहता है, लेकिन वो अनुच्छेद 9 का जो मूल सिद्धांत है, एकल नागरिकता, उससे हटना भी नहीं चाहता। ये एक तरह का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, फिलोसॉफिकल शिफ्ट नहीं। बिल्कुल। तो क्या अब इस पर बहस हो रही है कि अनुच्छेद 9 को ही बदल देना चाहिए? हाँ, हो रही है। प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा तबका है जो ये तर्क देता है कि आज की जो ग्लोबल दुनिया है, जहाँ टैलेंट, पैसा सब बॉर्डर पार आ जा रहा है, वहाँ ये एकल नागरिकता वाला नियम अब पुराना पड़ गया है। उनका मानना है कि अगर उन्हें दोहरी नागरिकता मिल जाए तो वो भारत के विकास में, यहाँ की डेमोक्रेसी में और ज्यादा एक्टिवली हिस्सा ले पाएंगे। ये भी एक पॉइंट है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो चिंताएं भी हैं जो शायद संविधान बनाते वक्त थीं।
एक देश के प्रति पूरी वफादारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, हितों का टकराव न हो। हाँ, लॉयल्टी वाली बात। बिल्कुल। ये तर्क भी दिया जाता है कि एकल नागरिकता देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। तो ये एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाने वाला मुद्दा है, राष्ट्रीय एकता बनाम वैश्विक जुड़ाव। हाल में एक केस भी आया था शायद सुप्रीम कोर्ट का, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रणव श्रीनिवासन 2024। वो भी इसी जटिलता को दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल। वो केस बहुत दिलचस्प था क्योंकि उसने नागरिकता खत्म होने के दो अलग-अलग तरीकों के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर किसी भारतीय नागरिक के माता-पिता विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। उनके बच्चे की नागरिकता तुरंत खत्म नहीं होती। ठीक है। लेकिन वो बच्चा बाद में नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत आसानी से नागरिकता वापस पाने का दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धारा 8(2) उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता ने स्वेच्छा से नागरिकता त्यागी हो, मतलब रिनाउंस की हो। कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकता लेना जिससे नागरिकता टर्मिनेट होती है, धारा 9, और भारतीय नागरिकता खुद छोड़ना यानी त्यागना, धारा 8, ये दो अलग अलग कानूनी चीजें हैं और उनके नतीजे भी अलग अलग हैं। अरे वाह, ये तो काफी महीन अंतर है, लेकिन इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि नागरिकता का कानून कितना जटिल हो सकता है और उसकी व्याख्या कितनी जरूरी है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 5 ने भारत के जन्म के समय नागरिकता की नींव रखी, अधिवास और उसके साथ जन्म या निवास की शर्तों पर। हाँ, और अनुच्छेद 9 ने उसी वक्त ये शीशे की तरह साफ कर दिया कि भारत दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता अपनाई तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये सिद्धांत आज भी नागरिकता अधिनियम 1955 के जरिए पूरी तरह से कायम है। हालांकि OCI जैसी योजनाओं से प्रवासियों को कुछ हद तक जोड़ने और सुविधाएं देने की कोशिश जरूर की गई है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बंटवारे के फौरन बाद बने संविधान ने एकल निष्ठा पर इतना जोर दिया और आज वही सिद्धांत एक बिल्कुल बदले हुए ग्लोबल माहौल में नई चुनौतियों और नए सवालों का सामना कर रहा है। सही कहा। और ये हमें इस बड़े सवाल पे सोचने को मजबूर करता है कि क्या भविष्य में नागरिकता की जो हमारी समझ है वो सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं में ही बंधी रहेगी, या जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, क्या नागरिक होने का मतलब भी बदलेगा? ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, शायद पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्त में और अहम होता जाएगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन सोचते रहने की जरूरत है। आज इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।